साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन के मसले पर सरकार पर सवाल उठाए थे। चीनच्या युद्धाच्या नंतर भारताच्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीनने ताबा घेतलेला नसेल, ती अजून काही सुटले नाही। एक राष्ट्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि इथं आपण राजकारण आणू नये। वहीं शरद पवार के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने साफ किया कि वो चीन के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दावा किया कि इस मुद्दे पर बीजेपी सियासत कर रही है। पवार साहेब म्हणाले ते बरोबर आहे। हा अतिशय संवेदनशील असा प्रश्न आहे आणि तो संवेदनशील पद्धतीनेच हाताळला पाहिजे। प्रश्न त्याचं राजकारण करण्याचा जो भाग आहे तो कांग्रेस पक्ष करत नाही, बीजेपी करते। इस बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने एक ट्वीट कर अपनी ही पार्टी से अलग रुख दिखाया। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी हिमाकत में बढ़ोतरी का मामला देश में राजनीतिक कीचड़ उछालने में खराब हो गया। जब हमें चीन की हरकतों की निंदा और समाधान की तलाश में एकजुट होना चाहिए, तब हम आपसी फूट को उजागर कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना के अफसर चीन की सेना की घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तो पीएम इससे कैसे इनकार कर रहे हैं? उन्हीं के रक्षा मंत्री, उन्हीं के विदेश मंत्री, भारतीय सेना के अधिकारी ये सब कह रहे हैं कि मई से लेकर अब तक काफ़ी हिस्से में चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आई है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, यानी कि इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। अगर रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उनसे इस्तीफा लें। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, एक तरफ कांग्रेस जो है वो चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन खुद कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। वो खुद नसीहत दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं आपको लेह लद्दाख की तस्वीरें दिखा दूं। वो सारी चीज़ें जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं सुरक्षा कारणों से, और वायुसेना की तरफ से जो अनुरोध आया है, हम वो चीज़ नहीं दिखा सकते जो सुबह से देख रहे थे और हमने कैमरे में अपने रिकॉर्ड भी किया है। लेकिन हम सेंसिटिविटी समझते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की, और इसलिए वो सब चीज़ें हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम आपको इस वक्त तस्वीरें ज़रूर दिखा सकते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, जो शांत दिख रही हैं इस वक्त, जहाँ ठंडक आपको दिखाई दे रही होगी, बर्फ़ दिखाई दे रही होगी, उसके ठीक पीछे माहौल काफ़ी गर्म है। और भारत और चीन की दोनों देशों की सीमाएं जो हैं वहां पर जो बवाल हुआ था उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। और जिस तरह से नितिन गडकरी ने कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार एक एक इंच जमीन के लिए वहां पर आई टू आई कांटेक्ट में है चीन के साथ, और कतई उनको अंदर आने नहीं देगी, बल्कि उनको पछाड़ देगी, उनको पीछे धकेल देगी। ऐसा हुआ भी था। और अब बात हम करते हैं सियासत की। जो आप शरद पवार की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से शरद पवार का ये जो बयान है वो विपक्ष के लिए और खासतौर से कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार सवाल प्रधानमंत्री मोदी से और रक्षा मंत्री से पूछते रहे कि तीन जगह घुसपैठ हुई है, कितने किलोमीटर अंदर आ गई ही चीन की सेना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सफाई दीजिए। अब जब शरद पवार ने 1962 की बात कह दी है तो ये जरूर है कि कांग्रेस के जख्मों पर एक तरह से नमक ही छिड़कने का काम उन्होंने किया है। 1962 की जो हार हुई थी वो लगभग हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान का इतिहास है उसमें सबसे बड़ी हार उसको ही माना जाता है। तो कुल मिलाकर के शरद पवार, मिलिंद देवड़ा, जितने भी लोग इस मसले पर अपना मुंह खोल रहे हैं वो सरकार के ही पक्ष में एक तरह से बोल रहे हैं, और कांग्रेस अलग थलग अकेली पड़ती चली जा रही है। एक बार फिर अर्पिता मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। यहाँ सुबह से जो मैं कुछ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं वो लगातार सॉर्टीज ले रहे हैं, वो लगातार अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीमा के थोड़ा सा नजदीक उड़ान भर रहे हैं ताकि जो चीन की गतिविधियां हैं, उनके एसेट्स हैं, वो कहाँ पर तैनाती कर रहे हैं, उनके टैंक कहाँ हैं, उनकी तोपें कहाँ हैं, वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, क्या कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर के, लड़ाकू विमानों से लेकर के, और जो विजिलेंट है हमारी वायु
वायुसेना, वो सब भी हमने देखा, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं कैमरे पर, तस्वीरों के जरिए हमने अपनी आंखों से जरूर देखा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हजारों की संख्या में मजदूर देश के तमाम हिस्सों से आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है सीमा की तरफ, यानी भारत और चीन की सीमा पर जो हिंदुस्तान कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था चीन के मुकाबले, कि हमारे पास सड़कें नहीं थी, हमारे पास वहां तक पहुंचने के साधन नहीं थे, हम तेजी से मूवमेंट नहीं कर सकते थे, वो सब चीजें अब दुरुस्त की जा रही हैं। और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के जो माल ढोने वाले विमान हैं उनकी भी आवाजाही हमने देखी है, यानी जो सैनिक साजो सामान है वो भी दुरुस्त करके यहां पर सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। एक बात, जो कुछ मैं गतिविधि और जो कुछ भी हलचल देख रहा हूं अर्पिता, देश के लोगों को एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, आश्वस्त रहें, कुछ भी अगर कोई भी हिमाकत चीन करेगा सीमा पर तो भारत की सेना उस तैयारी के साथ है, उस लेवल की तैयारी है कि इस बार चीन को पीछे हटना पड़ेगा। और जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय और चीन में भारत के राजदूत ने कहा था कि एक ही शर्त है इस पूरे विवाद के खत्म होने की, वो ये कि चीन पीछे हटे, स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग का इलाका है, यानी जिस जगह पर चीन की सेना भी पेट्रोलिंग करती है और हम भी करते हैं, यानी वो कहते हैं हमारी जमीन यहां तक है, हम कहते हैं हमारी LAC वहां तक है, वो विवाद वाले क्षेत्र में भी यथास्थिति कायम रहनी चाहिए, यानी कोई किसी की तरफ ना आए। बिल्कुल अरुण, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राउंड से ही रिपोर्ट हम तक पहुंचा भी रहे हैं और स्थिति भी बखूबी बता रहे हैं, और ये संदेश भी चीन को पहुंच रहा है कि पूरी तरीके से दरअसल जो है भारत तैयार है चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से जुड़ेंगे। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से बात कर रहे हैं और आज मन की बात का ये एपिसोड है। पिछले 2 मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से कोरोना के खतरों और उससे बचने के उपायों पर बात कर चुके हैं। 31 मई को हुए मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने और एहतियात बरतने को कहा था। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने और नियमित हाथ धोने की अपील भी की थी। और इन सब के बीच देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 5,28,800 से ऊपर हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा करीब 20,000 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 410 लोगों की मौत हुई, जबकि देश भर में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,095 हो गया है। राजधानी दिल्ली में रोज कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 80,000 को पार कर गए हैं। वहां कुल केस बढ़कर 80,188 हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,948 नए मरीज मिले हैं, जबकि 66 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यहां यह है कि कुल मरीजों में अब तक 49,301 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या 1,60,000 के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 1,59,133 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,318 केस सामने आए, जबकि 167 लोगों की मौत हुई। सिर्फ मुंबई में ही एक दिन में 1400 से ऊपर मरीज नए मिले हैं। वहां 24 घंटे में कोरोना से 41 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से महाराष्ट्र में सैलून भी खोले जा रहे हैं। अनलॉक 1 में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज से सैलून खुल रहे हैं। मुंबई में सैलून नियमों के मुताबिक खुले हैं। मुंबई के घाटकोपर के ज्यादातर सैलून खुल गए हैं। वहां पर सैलून में काम कर रहे लोग मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड लगाकर काम करते दिखाई दिए। सैलून पहुंचे ग्राहक भी मास्क पहने दिखाई दिए। सभी सैलून में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सैलून में ज्यादा लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लागू किए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सैलून और जिम को शुरू रखने की अनुमति दी है। इस वक्त हम खड़े हैं घाटकोपर के आजाद हिंद हेयर ड्रेसर सैलून में, जहां आप देख सकते हैं कि 100 दिन के बाद, लगभग 100 दिन के बाद जो है सैलून खोलने की परमिशन दी है, जिसको लेकर अभी सैलून शॉप में जो है वो लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लोग जो है सुबह से यहाँ पर आए हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो है इनका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि 100 दिन के बाद जो है अनुमति दी है। हम जानेंगे कि कोरोना संक्रमण से पहले और कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद क्या क्या बदलाव आए हैं। सर क्या बताएंगे,
जब कोरोना नहीं था तब क्या चेंजेस थे और अभी क्या क्या नियम बताए गए हैं? अभी बहुत से नियम बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स, पीपी किट। 3 महीने के बाद सैलून की दुकान खुल गई है और लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर नियमों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आज पहला दिन है। आने वाले समय में सैलून जो है हमें पूरी तरह से उसमें बदलाव नजर आएगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। कोरोना के कुल मामले में बढ़कर 1,82,618 तक पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक कोरोना की वजह से 5,01,309 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 54,58,523 मरीज ठीक हुए हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से मुसीबत दोगुनी हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ से सामने आई। शहर में हालात इतने खराब हो गए कि सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वहां से गुजरते दिखाई दिए। शहर में इतना पानी भर गया कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा का पूरा इलाका तालाब में तब्दील नजर आ रहा था। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। कुछ मकानों के अंदर पानी भर गया और वहां रखा सामान भी पानी में डूबा नजर आया, जबकि सड़कें भी पानी से भरी हुई नजर आईं। हालांकि पानी भरे होने के बाद भी कुछ लोग वहां से गुजरते दिखाई दिए। बारिश की वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय में भी पानी भर गया, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 171 सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जितना भी कांस्टेबल्स है वो लोग मैंने मनकटा में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 171 फॉक्सट्रॉट कंपनी का जगह है, उसी जगह में ये लोग मैंने शिफ्ट किए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बारिश की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जबकि सड़कों पर भी बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की सड़क बुरी तरह से टूट फूट गई, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया। जहां कल तक किसानों की फसल लगी थी, वहां आज तालाब सा नजर आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बारिश की वजह से किसानों की फसल तो खराब हुई ही, सड़कों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर पानी भरने से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। सड़क पर पानी बहता हुआ नजर आया, यानी आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये तालाब है कि यह सड़क है। यातायात इस मद्देनजर खराब हुए हैं। लोगों को अब कहीं से गुजरने में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि पानी वहां पर भर चुका है। और इसी के साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरता हुआ जा रहा है, यानी लोगों के घरों तक का पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों को अब मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित जगहों पर पहले ही स्थिति को भांपते हुए चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी का स्तर थोड़ा कम हो और वो वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। उधर बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख किया। लोग परिवारों के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी कई गांव के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई और इसके लिए पूरी तैयारी का दावा भी किया। ये लोग जो स्थिति को देख रहे हैं कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ अगर आता है तो उनकी झोपड़ियां हैं वो पूरी तरीके से इसमें बह सकती हैं, और इन्हीं हालात को भांपते हुए अब ये लोग वहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बचे कुछ सामान को लेकर फिलहाल ये लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल चुके हैं। और इसी के साथ प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया कि और इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए तैयारी ऐसी रखनी होगी ताकि लोग पहले ही उन इलाकों को जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं उन्हें छोड़ दें, ताकि नुकसान थोड़ा कम हो। का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे, ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। उधर असम
असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां करीब 10 जिलों में 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यही नहीं, नदी के आसपास के जो इलाके हैं वो भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा नजर आया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का सहारा लेते दिख रहे हैं। गुवाहाटी में 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली हालत जो नाव है उनको बंद कर दिया गया है। वहीं गुवाहाटी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है जो लोगों के घरों तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इस पानी में कई लोगों के सामान घरों के बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग अपने ही स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि पानी को जो उनके घर और मकानों और दुकानों में घुसे हैं उनको निकाला जा सके। ये कोशिश लोग खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जलस्तर है वो घट जाए ताकि उनके घरों में घुसा जो पानी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। बहुत दिक्कत है हम लोग का। बार बार बोल रहा हूँ, सरकार बदल रहा है। कांग्रेस सरकार चला गया, बाद में मोदी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का जो दुख ये कष्ट हो रहा है वो नहीं देखा। बारिश तो बहुत आ रहा है क्योंकि हम लोग का टेंशन हो रहा है। अभी हम लोग का जो नदी का लेवल, हम लोग का रास्ता का लेवल से बहुत ऊपर में है। तो अभी गार्डवाल में थोड़ा बहुत शेड निकला है, वहाँ पे थोड़ा आगे में आप देखा है शायद, तो वहाँ पे अभी वॉल थोड़ा क्रैक हो गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डर रहा है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। वहां ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। पूरा इलाका ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। यहाँ तक कि जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी इस वक्त आप देख भी रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। दरअसल ये निचला इलाका है जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। घुटने तक पानी इस वक्त भर गया है और लोग इन्हीं पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपने घर से निकलना है तो इस पानी से दो चार होना होगा, क्योंकि पूरे इलाके में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। सूरत में एक अस्पताल की पार्किंग में बने कोरोना वार्ड में पानी भरने से वहां भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया गया कि अस्पताल में पानी की टंकी से ये निकला पानी बेसमेंट में बने कोविड वार्ड में भर गया। पानी भरने से वार्ड में भर्ती जो मरीज हैं वो अपने बेड पर बैठे हुए नजर आए, जबकि पूरे वार्ड में काफी पानी भरा हुआ नजर आया। ये भी बताया गया कि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से अस्पताल की टंकी का जो नल था वो खुला रह गया और वहां से निकला जो पानी है वो इस कोरोना वार्ड में भर गया। तो टंकी का नल वक्त पर बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे बन गए। दरअसल यहाँ पार्किंग का ये एरिया जिसे हालातों को देखते हुए कोविड वार्ड में तब्दील किया गया था, लेकिन पानी भर जाने से इन मरीजों की दिक्कतें वहां पर बढ़ गईं। वहीं थोड़ी ही बारिश में पटना में जगह जगह पानी भर गया है। एक मकान के आगे पानी भरा हुआ दिखाई दिया। गाड़ियां आधी डूबी हुई तस्वीरों में भी आपको दिख रहे होंगे। राहगीरों को भी बारिश में मुश्किल का सामना करना पड़ा है। पिछले साल बारिश में पटना की तस्वीर बदल दी। पटना शहर के बीच नाव चलती दिखाई दी थी और इस बार भी कुछ हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। इन्हीं रास्तों से अब लोग गुजर रहे हैं। कई जगहों पर तो गाड़ियां भी ठप्प पड़ जा रही हैं, जिससे भी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। उधर सिक्किम में कई इलाकों में तेज बारिश के बाद कुछ जगह पहाड़ी चट्टानें गिर गईं। पहाड़ खिसकने से एक मकान को भी नुकसान हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर चट्टानें गिरने से दिक्कतें बढ़ी हैं। खतरा भी लोगों के लिए बढ़ा है। तो सिक्किम में कई जगह चट्टानें खिसकी, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश की वजह से दरअसल कुछ जगहों पर जो पहाड़ी चट्टानें हैं वो गिर गईं। पहाड़ खिसकने से एक मकान को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, गनीमत इसी बात की रही। लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर जो चट्टानें हैं उनके गिरने का खतरा भी बढ़ गया है और कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई हैं।
उधर बिहार के सिवान में बारिश का पानी इकट्ठा होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक सड़क पर जैम लगा दिया। बताया गया कि सफाई नहीं होने से वहां बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और खेतों में पानी भरने की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई, जिसके बाद इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क को जैम कर दिया, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर गुजरात के आणंद में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल होने की वजह से ये आग फैलती चली गई। कुछ ही देर में ये आग इतनी फैल गई कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई देने लग गई, जो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। आग की लपटें धड़क धड़क कर काफी देर तक उठती रहीं। जिस इलाके में ये फैक्ट्री है वहां काला धुआं भी फैल गया, जिसे दूर से ही देखा गया। हादसे की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और दमकल के लोग आग बुझाने में जुट गए। हालात बिगड़ते देख आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। रात भर की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। क्योंकि ये बताया जा रहा है अंदर केमिकल भरे होने की वजह से इस फैक्ट्री में जो आग है वो बहुत तेजी से बढ़ी। तुरंत दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और रात भर का समझिए आप वक्त लगा इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन स्थिति को देखते हुए आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करवा लिया गया, ताकि ये आग वहां तक अगर पहुंच जाती है तो लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। तो गुजरात की तस्वीरें जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको नजर आ रही होंगी। इसका धुआं कई किलोमीटर से देखा जा सकता था। हालांकि दमकल विभाग की जो गाड़ियां वहां पहुंची थी उनको कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। वहां सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो पहले राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। सीएम योगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक बैठक कर राम मंदिर निर्माण की तैयारियों की जानकारी लेंगे। अयोध्या में सीएम योगी नॉन कोविड हॉस्पिटल श्री राम अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। लगभग 12 बजे का आने का तय हुआ है और उसके बाद वो राम जन्मभूमि जाने के उपरांत हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे, श्री राम चिकित्सालय, और उसके उपरांत के लिए निर्माण करेंगे। सुबह 11:45 पर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला अयोध्या पहुंचेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पर और राम जन्मभूमि पर दर्शन करेंगे। साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में चल रही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो राम की पैड़ी और सरयू के स्नान घाट का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही नॉन कोविड अस्पताल श्री राम अस्पताल का भी दौरा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। एक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात है और फिर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला 1:15 पर दोबारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। उधर एक्टर सोनू सूद ने एक वीडियो जारी कर उन लोगों को आगाह किया जो प्रवासी मजदूरों को उनके नाम पर घर भेजने के लिए पैसों की मांग करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोनू सूद के नाम पर कुछ लोग प्रवासी मजदूरों को फोन करके उन्हें घर भेजने के बदले परमिट के लिए पैसे मांग रहे थे। अपने वीडियो में सोनू सूद ने साफ किया कि वो लोगों की जो भी सेवा करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। ऐसा करने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोनू सूद ने यह भी कहा कि उनके नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तो पुलिस में इसकी शिकायत करें। बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। सो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का 1 रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं।
उत्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बताया गया कि बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनका पीछा किया और इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने वहां मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक अंडरपास के पास एक काले रंग की कार पर लाठियों से हमला करते दिखे। इस हमले में कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। थोड़ी ही देर बाद हमलावर गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकालते दिखाई दिए। एक आदमी जो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था, उसने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भागता उससे पहले बदमाशों ने कई लाठियां उस पर बरसा दी। इसी तरह जब दूसरा आदमी कार से निकला तो उससे भी जमकर पीटा गया। किसी तरह ये दोनों जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी में बैठे विश्व हिंदू परिषद के नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद वहां धुआं सा छा गया। हमलावरों ने गोली से घायल हुए नेता को गाड़ी के अंदर से घसीटते हुए बाहर निकाला और फिर उसे लाठियों से पीटते नजर आए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पहुंची है और हमले में घायल हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर में सीबीआई ने राजस्थान पुलिस को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने करीब 3 साल पहले हुए इस एनकाउंटर के सिलसिले में अपनी जांच के बाद आनंदपाल सिंह एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कोर्ट में अपनी फाइल रिपोर्ट पेश की है। 24 जून 2017 को चूरू जिले के एक गांव में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इसके बाद राजपूत समाज के लोग आनंदपाल सिंह का शव लेकर उसके गांव में धरने पर बैठ गए थे। जांच करने के बाद सीबीआई ने सीएफएसएल के साथ मिलकर एनकाउंटर सीन रिक्रिएट किया और एनकाउंटर के वक्त उस मकान में मौजूद लोगों और एनकाउंटर वाले अधिकारियों के बयान व जांच के बाद सीबीआई ने एनकाउंटर को सही ठहराया। मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नाला सुपारा के डॉननेल इलाके में एक पिता ने अपने 3 बच्चों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या करके खुदकुशी कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कैलाश परमार नाम के आदमी ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी और इसके बाद खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है। वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड और वहां रहने वाले लोगों के बीच मामूली विवाद में मारपीट शुरू हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब बिना पास के एक कार को सुरक्षा कर्मी ने पार्किंग करने से रोक दिया और इसी बात पर हाउसिंग सोसाइटी में तैनात गार्ड और वहां रहने वाले एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें काली टी-शर्ट पहना एक आदमी सुरक्षा कर्मियों को धक्का देता दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो एक दूसरे गार्ड से उलझ गया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मी उस पर लाठियां लेकर टूट पड़े। सामने जो मिला उसे पीटते नजर आए। परिवार की एक महिला ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने किसी की नहीं सुनी और बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया, लेकिन मामूली विवाद में हुए बवाल में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और जांच कर रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखा कि स्कूल में करीब 8 फीट लंबा एक सांप दिखा, जिसके बाद स्कूल के कर्मचारियों में दहशत फैल गई। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने सांप को पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद स्कूल में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के हापुड़ में ग्राम प्रधान पर गांव के एक लड़के की पिटाई का आरोप लगा। बताया गया कि पीड़ित लड़का गांव में ही एक ठेला लगाता था, जिस पर उसका ग्राम प्रधान से विवाद हो गया। आरोप है किसी बात पर ग्राम प्रधान ने उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, लड़के को बचाने के लिए जो गांव के दूसरे लोग आए, उनसे भी ग्राम प्रधान और उनके बेटों ने पिटाई की। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो ठेला लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान पर यह आरोप लगा कि इस ठेला लगाने वाले शख्स की जमकर उन्होंने पिटाई की। इसका ये वीडियो भी सामने आया है और पुलिस का कहना है इसी वीडियो के आधार पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब इस शख्स की पिटाई ग्राम प्रधान और उसके बेटे कर रहे थे तो कुछ लोग उसे बचाने के लिए भी आए, उनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की।
उधर हरियाणा के यमुनानगर में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने कई गाड़ियों को कब्जे में ले लिया, जिसे वहां पहुंचे 15 से 20 हथियारबंद लोगों ने छुड़ा लिया। बताया गया कि यमुनानगर के बेलगढ़ इलाके में अवैध खनन किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स की टीम जब प्लांट के सामने पत्थर खदान में पहुंची तो वहां एक डंपर सहित दूसरी कई मशीनें अवैध खनन करती पाई गई, जिसकी वहां मौजूद टास्क फोर्स के सदस्यों ने वीडियोग्राफी शुरू कर दी और उन्हें कब्जे में ले लिया। इसी दौरान वहां 15 से 20 लोग पहुंच गए और उन्होंने हथियारों के बल पर न सिर्फ गाड़ियों को छुड़ा लिया बल्कि अधिकारियों को गोली मारने की धमकी दी।